हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके बात करें तो आपके जो आगामी पर एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आपकी अभी नोटिफिकेशन डेट आ रहा है 24 नवंबर को आपके एसएससी जीडी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे टीम यानी सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए एक विशेष मतलब एसएससी जीडी के लिए आपका प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है। ठीक, जिसमें अगर हम क्लासेज की बात करें तो सुबह 6 बजे आपके सामने मतलब हम लेकर आते हैं आपके सामने जीएस के प्रैक्टिस सेट को, और इसके जस्ट बाद यानी सुबह 7 बजे योगेश सर द्वारा आपके सामने कौन सा अगर से पूछे तो रीजनिंग का सेट लेकर आते हैं। ठीक है, और सुबह 8 बजे की बात करें तो मैथ के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं आपके दीपक सर, और सुबह 9 बजे की बात करें तो हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं आपके जयशंकर सर। ठीक है, अगर किसी भी भाई को अगर से हिंदी में कोई प्रॉब्लम है, अगर सो इंग्लिश अगर से लेना चाहता है तो उसे शाम को चैप्टर वाइज इंग्लिश की क्लासेज आपके सामने भरत सर कराते हैं, तो इंग्लिश की क्लास ले सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एसएससी जीडी जो प्रैक्टिस बैच है, इसका टाइम टेबल। ठीक, तो चलिए अपने हम जीएस की क्लास की बात करते हैं। तो जीएस की क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो डेली हम जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं के बेसिस पर के आधार पर होता है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया आपका प्रतिषेध, ऑप्शन बी दिया आपका परमादेश, ऑप्शन सी दिया उत्प्रेषण, और ऑप्शन डी दिया आपका अधिकार परीक्षा। तो किसकी बात कर रहा है? संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में बताया गया। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 32 में बताया गया है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। ऑप्शन दिया प्रतिषेध, ऑप्शन बी दिया आपका परमादेश, ऑप्शन सी दिया आपका उत्प्रेषण, और ऑप्शन डी दिया अधिकार परीक्षा। तो पोस्टमार्टम अगर पूछे किसे कहा जाता है, कहा जाता है आपका अधिकार परीक्षा को। किसको? अधिकार परीक्षा का, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का निम्न में से कौन सा उपनाम नहीं मिलता है। कौन सा उपनाम नहीं मिलता है? ऑप्शन डी दिया आपका भद्रसार, ऑप्शन बी दिया आपका सिंहसेन, ऑप्शन सी दिया आपका प्रियदर्शी, और ऑप्शन डी दिया आपका अमित्र घात। ऑप्शन डी क्या दिया है? अमित्र घात। तो किसकी बात कर रहा है? चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार की बात कर रहा है। चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है, इनकी माता का नाम पूछे क्या था? इनकी माता का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा ये किसकी पत्नी थी? आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। ठीक है, किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। ठीक, तो पूछा क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा उपनाम नहीं है, कौन सा उपनाम नहीं है। तो अगर हम किसकी बात करें, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अगर पूछे किसका उपनाम है तो ये अशोक का उपनाम मिलता है। किसका? अशोक, किसका नाम है? अशोक का उपनाम पूछे तो क्या है? प्रियदर्शी, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछे कौन है तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? इनके प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य थे। कौन थे? आचार्य चाणक्य थे। इनका चंद्रगुप्त मौर्य का 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद अपनी पुत्री कार्नेलिया अर्थात इन्हीं का नाम था हेलेना, जिसका विवाह किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया था। ठीक है, और हेलेना का पुत्र कौन हुआ? आपका जस्टिन हुआ। कौन हुआ? जस्टिन हेलेना का पुत्र हुआ। और सेल्यूकस निकेटर ने विवाह के सिवा अगर पूछे दहेज में क्या दिया था, उन्होंने दहेज में 4 क्षेत्र दिए थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? काबुल था, कांधार था, मकरान था और हेरात था। ये आपके 4 क्षेत्र किसने दिया था? और सेल्यूकस निकेटर ने किसे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और साथ में एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बात करें तो आपका इंडिका। इंडिका में क्या बताया गया है? इंडिका में आपके पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया। किसके बारे में? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक,
तो हो गया किसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक, तो बिंदुसार की माता क्या नाम था, दुर्धरा था। माता कौन थी बिंदुसार की, दुर्धरा। पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनका अगर अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम यानी उपनाम क्या क्या मिलता है, तो भद्रसार मिलता है, सिंहसेन मिलता है, अमित्रघात मिलता है। क्या मिलता है, भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रघात। बिंदुसार के पुत्र की बात करें तो कौन कौन उनके दो पुत्र हुए, कौन कौन, एक थे आपके सुसीम और एक थे सम्राट अशोक थे। ये किसके पुत्र थे, आपके बिंदुसार के पुत्र थे। किसके, बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, सुसीम को इन्होंने किसका गवर्नर बनाया था, सुसीम को इन्होंने तक्षशिला के गवर्नर। नहीं पूछा अगर सुसीम कहाँ के गवर्नर थे, ये तक्षशिला के गवर्नर थे। कहाँ के, तक्षशिला के गवर्नर कौन थे, सुसीम थे। और अवंती के गवर्नर कौन थे, ये सम्राट अशोक थे। अवंती के गवर्नर कौन थे, सम्राट अशोक थे। अशोक ने राधा गुप्त की मदद से किसकी हत्या कर दी थी, सुसीम की हत्या कर दी थी। अगर पूछे सुसीम की हत्या अशोक ने किसकी मदद से की थी, तो राधा गुप्त की मदद से की थी। किसकी मदद से, राधा गुप्त की मदद से। राधा गुप्त की मदद से अशोक ने सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तरपा महोत्सव निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन है दिया आपका अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी दिया आपका चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिया आपका दादर नगर और दमन दीव, ऑप्शन डी दिया दिल्ली। किसकी बात कर रहा है, तरपा महोत्सव की। तरपा महोत्सव निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे मनाया जाता है, तो मनाया जाता है दादर नगर और दमन दीव में। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, यहीं पर एक उत्सव मनाया जाता है दीवा शोल। कौन सा उत्सव है, दीवा शोल उत्सव। पूछे कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपके दादर नगर और दमन दीव में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। किसकी बात कर रहा है, सिंधु नदी की बात कर रहा है। अगर फिर सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ पर है, आपके तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत। मानसरोवर झील कहाँ पर है, तिब्बत में है। ठीक है, अगर पूछे सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो आपके 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगर पूछे भारत में इसकी लंबाई कितनी है, भारत में कितनी है, तो 1114 किलोमीटर। टोटल लंबाई पूछे तो 2880 किलोमीटर है, और भारत में पूछे तो 1114 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 1114 किलोमीटर है। ठीक, और अगर पूछे सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है, तो बढ़ती लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और सिंधु नदी जो है आपके लद्दाख और जास्कर, इसके बीच लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती है। फिर सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आपका लेह है। कौन सा शहर है, लेह, जो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये आपके लेह शहर स्थित है। और फिर सिंधु नदी कहाँ डेल्टा बनाती है, तो अरब सागर में अपने यह डेल्टा बनाती है। कहाँ पर, अरब सागर में डेल्टा बनाती है। ठीक है, लेह शहर भारत में पूछे कहाँ, भारत में कौन सा शहर सिंधु नदी किनारे है, तो आपका लेह है। ठीक है, अगर पूछे पाकिस्तान में तो आपका कराची हो जाएगा। कराची कौन सा शहर है, कराची भी जो है आपके कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक, कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो पूछा है कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, मतलब किस जगह से प्रवेश करती है, तो दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दमचौक नामक स्थान से भारत में और चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है। ऑप्शन दिया आपको सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन भी दिया सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य।
ऑप्शन सी दिया आपका सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन डी दिया आपका एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। यह न्याय तंत्र, ठीक है। तो पूछा विधि का नियम या विधि का कानून का विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक ही न्याय तंत्र, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि देव नाम प्रियदर्शी निम्न में से किसका उपनाम मिलता है। क्या दिया है कि देव नाम प्रियदर्शी किसका उपनाम मिलता है। ऑप्शन ए दिया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दिया अशोक, ऑप्शन सी दिया आपको बिंदुसार और ऑप्शन डी दिया कुणाल। ऑप्शन डी क्या दिया है कुणाल। तो ये देवनाम प्रियदर्शी की बात कर रहा है। देवनाम प्रियदर्शी अगर पूछे किसका उपनाम मिलता है तो मिलता है आपके अशोक का। किसका? अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। अगर पूछे अशोक का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 304 BC में। अशोक का जन्म कब हुआ? 304 BC में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी इनका उपनाम मिलता है। क्या? प्रियदर्शी भी अगर पूछे तो किसका नाम मिलता है? ये मिलता है आपका किसका? अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। और ये जो आपके उपनाम जो हैं ये अगर पूछे कहाँ मिलते हैं तो आपको कुछ अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। जो आपके उपनाम क्या क्या है, प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आपको कुछ अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अगर हम उन अभिलेखों की बात करें वो कौन कौन से अभिलेख हैं और कहाँ स्थित हैं, देखिए जिसमें से एक है आपका गुर्जरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? गुर्जरा अभिलेख है। गुर्जरा अभिलेख है कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एक है आपका नेट्टूर अभिलेख। नेट्टूर अभिलेख ये कहाँ पर? ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। इसी प्रकार एक बात करते, एक है उदय गोलान अभिलेख है। उदय गोलान अभिलेख है, ये कहाँ पर है? ये भी आपके कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में ही है। एक आपका भब्रू अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख ये कहाँ है? ये आपके राजस्थान में है। ये कहाँ है? ये आपके राजस्थान में है। और भब्रू अभिलेख में ही अशोक ने खुद को मगध सम्राट बताया है। किसमें बताया है? भब्रू अभिलेख में। कहा कौन सम्राट बताया है? मगध सम्राट, ठीक है। किस अभिलेख में बताया है? भब्रू अभिलेख में। किसने बताया है? अशोक ने खुद को मगध सम्राट बताया है, ठीक है। तो हम किसकी बात करें? देवनाम प्रियदर्शी की। तो किसका नाम था? किसका उपनाम है? अशोक का। इनका जन्म कब हुआ? 304 BC में। 304 BC में इनका जन्म हुआ था। और जो आपके इनके जो अभिलेख हैं, अगर पूछे इसकी खोज किसने की थी, अभिलेखों की खोज किसने किया और कब किया? इसकी खोज हुई थी आपकी 1750 में। और किसने किया था? ये किया था टी पैंथेलर ने इसकी खोज की थी। और सबसे पहले अगर पीछे पढ़ा किसने और कब पढ़ा तो 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। अगर पूछे इनकी माता क्या नाम है? इनकी माता क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम है शुभद्रांगी। क्या नाम है? शुभद्रांगी किसका नाम है? अशोक की माता का नाम मिलता है। पिता कौन है? तो आपके बिंदुसार हैं। पिता कौन है? बिंदुसार हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया द्वारकाधीश मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर निम्न से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गोवा, ऑप्शन दिया आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया गुजरात और ऑप्शन डी दिया आपका उड़ीसा। तो किसकी बात कर? द्वारिकाधीश मंदिर की बात कर रहा है। तो अगर पूछे द्वारिकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है तो आपके गुजरात में स्थित। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यहीं पर अगर पूछे और कौन कौन से मंदिर हैं, यहाँ एक आपका सोमनाथ मंदिर पूछे कहाँ पर है, तो भी आपके गुजरात में ही है, ठीक है। एक है आपका रुक्मणी
रुक्मणी मंदिर, ये भी आपके गुजरात में ही है। एक है आपका सूर्य मंदिर, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर आपको उड़ीसा में है, लेकिन एक सूर्य मंदिर कहाँ पर है, एक गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, एक है आपका शामलाजी मंदिर, शामलाजी मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपके गुजरात में ही है। अंबाजी मंदिर कहाँ पर है, अंबाजी मंदिर कहाँ पर है, तो भी आपके गुजरात में है। तो कौन कौन से मंदिर हो गए, द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर, रुक्मणी मंदिर, सूर्य मंदिर, शामलाजी मंदिर और अंबाजी मंदिर, सब कहाँ है आपके, सब के सब आपके गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, थीन बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। कौन सा बांध है, थीन बांध है। ऑप्शन ने दिया रावी नदी, ऑप्शन भी दिया ब्यास नदी, ऑप्शन से दिया आपका झेलम नदी और ऑप्शन दिया सतलज नदी। तो थीन बांध की बात करा, थीन बांध कहाँ स्थित है, आपका रावी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर पीछे रावी नदी पर किस जगह पर स्थित है, तो आपके पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर ही स्थित है। और इसी बांध को, थीन बांध को महाराजा रणजीत सिंह बांध भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा बांध है, महाराजा रणजीत सिंह बांध किसे कहा जाता है, ये थीन बांध को ही कहा जाता है। और रावी नदी पे एक हिमाचल प्रदेश में बांध है जिसका क्या नाम है, चामेरा बांध, चामेरा बांध। ये कहाँ है, ये भी आपके रावी नदी पर ही है। कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14 के तहत, ऑप्शन भी दिया अनुच्छेद 19(1)(1)(a) के तहत, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 21 के तहत और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 25 के तहत। तो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किसके तहत, अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत क्या है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसका अधिकार है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अशोक के अभिलेखों की भाषा लिपि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया आपका ब्राह्मी लिपि नेपाल, ऑप्शन बी दिया खरोष्टी लिपि पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया अरमाइक लिपि अफगानिस्तान और ऑप्शन डी दिया ग्रीक लिपि तुर्की या एशिया माइनर्स। तो क्या एकदम कौन कौन से अब लिपि, मतलब किस लिपि का प्रयोग अशोक द्वारा अलग अलग देशों, मतलब जैसे भारत में किस लिपि का प्रयोग किया था अभिलेख लिखने के लिए, पाकिस्तान में किस लिपि का, अफगानिस्तान में और कहाँ पर, तुर्किया माइनर। तो ग्रीक लिपि की बात करें तो तुर्किया एशिया माइनर। ठीक है, अरमाइक लिपि का प्रयोग कहाँ पर, अफगानिस्तान में हुआ। खरोष्टी लिपि का प्रयोग कहाँ पर, पाकिस्तान में हुआ। लेकिन अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें, किसकी, ब्राह्मी लिपि की बात करें, इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ था, आपके भारत में हुआ था। भारत में जो अशोक के अभिलेख मिले किस लिपि में लिखे हुए हैं, ये आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, न कि नेपाल में। ठीक है, किसमें, मतलब किस देश में, भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 3 मार्च, ऑप्शन भी दिया 4 मार्च, ऑप्शन सी दिया 1 मार्च और ऑप्शन डी दिया आपका 8 मार्च। तो किसकी बात करें, शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 1 मार्च को। कब, 1 मार्च को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम 3 मार्च की बात करें, 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च की बात करें तो यहाँ को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कुछ 4 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अगर पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्या, राष्ट्रीय महिला दिवस
राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आपको 13 फरवरी को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर रंगानाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया कटक, ऑप्शन बी दिया आपका खजुराहो, ऑप्शन सी दिया पूरी, ऑप्शन डी दिया आपको तिरुचिरापल्ली। तो अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगा स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है तो ये स्थित आपके तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ने दिया अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 21 और ऑप्शन ने दिया अनुच्छेद 22। तो किसकी बात कर रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से, तो प्रेस की स्वतंत्रता से पूछे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 19 में बताया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ने दिया आपका मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी दिया आपका जयदेव, ऑप्शन सी दिया आपका मुंशी प्रेमचंद और ऑप्शन डी दिया आपका बाड़भट्ट। तो किसकी बात कर रहा है, गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है तो आपके जयदेव हैं। कौन है, जयदेव, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर से मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का क्या नाम है, मतलब इनकी पुस्तक कौन सी है तो एक है पद्मावत। पद्मावत किसकी पुस्तक है, मलिक मोहम्मद जायसी के। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक के बारे में बात करें, इनकी पुस्तक है आपकी गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि इनकी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और मतलब आदि इनकी पुस्तकें हैं। बाड़ाभट्ट की पुस्तक की बात करें, इनकी पुस्तक है आपका हर्ष चरित्र, एक है आपकी कादम्बरी, एक किसकी पुस्तक है, आपके बाड़ाभट्ट की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। ऑप्शन ने दिया लेह, ऑप्शन बी दिया लाहौर, ऑप्शन सी दिया आपका श्रीनगर और ऑप्शन डी दिया अमृतसर। तो किसकी बात कर रहा है, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। लेह की बात करें, लेह किस नदी के किनारे स्थित है तो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है तो आपका कराची है। कौन सा है, कराची, पाकिस्तान का किसके किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लाहौर की बात करें, लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपके पाकिस्तान में ही है। किस नदी के किनारे स्थित है, अब रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है तो आपका श्रीनगर है। कौन सा शहर है, श्रीनगर, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, वो आपका श्रीनगर स्थित है। ठीक, और अगर हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी ही आपका वुलर झील बनाती है, जो कि भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी अगर पूछे मीठे पानी की झील कौन सी है तो आपकी वुलर झील है। वो किससे निर्मित होती है तो आपके झेलम नदी से ही मतलब निर्मित है। ठीक, यानी ठीक है। और अगर पूछे एक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी, अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो हो जाएगा कि बैकाल झील। कौन सी झील हो जाएगी, बैकाल झील हो जाएगी। भारत की वुलर और विश्व की बैकाल हो जाएगी, विश्व की बैकाल हो जाएगा। ठीक है, और झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा भी बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी, झेलम नदी बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। ऑप्शन दिया आपका मलेरिया, ऑप्शन बी दिया आपका जीका बुखार, ऑप्शन सी दिया आपका तुलारेमिया और ऑप्शन डी दिया मिनी माता। तो किसकी बात कर रहा है, एंडीज मच्छरों द्वारा, एंडीज
मच्छरों द्वारा कौन सा रोग होता है, तो यहाँ होता है जीका बुखार। कौन सा रोग है, जीका बुखार। इसी के साथ साथ और कौन कौन से रोग हैं, एक है आपका चिकनगुनिया, क्या है, चिकनगुनिया, और एक आपका डेंगू बुखार। ठीक है, ये सब आपके किसके कारण होते हैं, आपके एंडीज मच्छर के कारण होते हैं, जो कि वर्तमान में बहुत तेज से मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन दिया आपको 304 BC, ऑप्शन भी दिया आपका 261 BC, ऑप्शन सी दिया आपका 305 BC, और ऑप्शन डी दिया 260 BC। तो अगर पूछे कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था आपको 261 BC में। कब हुआ था, 261 BC में। किसके अगर पूछे तो अशोक के गद्दी पे बैठने के 8 साल बाद ही हुआ था। अशोक गद्दी पे कब बैठे थे, 269 BC में। 269 BC में गद्दी बैठते हैं, जिसके 8 वर्ष बाद क्या हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ। कब, 261 BC में हुआ था। ठीक है, अगर पूछे कलिंग कहाँ पर है, तो कलिंग आपके उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ पर है, कलिंग कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में। ठीक है, कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में आपका कलिंग है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी उस समय, तो उस समय थी इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। यहाँ के राजा कौन थे, कलिंग के राजा उसमें कौन थे, थे आपके पद्मनाभ यहाँ के राजा थे। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। अगर पूछे ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, दया नदी के तट पर लड़ा गया। कौन सी नदी थी, दया नदी थी। दया नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया, वह कलिंग का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अगर पूछे अशोक की नीति कैसी थी, तो भेरी घोष की नीति थी। भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति थी, लेकिन इनका मतलब जो नीति थी कलिंग युद्ध के बाद चेंज बदल गई, और क्या हो गई, धम्म घोष की नीति हो गई। किसकी नीति, धम्म घोष की। मतलब क्या हो गया कि शांति की नीति इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगर पूछे बौद्ध धर्म की प्रेरणा इन्होंने किससे ली थी, बौद्ध धर्म की प्रेरणा इन्होंने किससे ली थी, तो इनके एक भतीजे थे, कौन थे, निग्रोथ। इनके भतीजे कौन थे, निग्रोथ। निग्रोथ से इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली थी। ठीक है, और पूछे बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे लिया, बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे लिया, तो लिए थे उपगुप्त से। उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा लिया था, और प्रेरणा पूछा था निग्रोथ से लिया था। ठीक है, युद्ध के पहले इनकी नीति कैसी थी, तो भेरी घोष यानी युद्ध की नीति थी। युद्ध के बाद कैसी नीति थी, तो आपकी धम्म घोष यानी शांति की नीति थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया राजस्थान, ऑप्शन सी दिया उत्तराखंड, और ऑप्शन डी दिया असम। इसकी बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपके असम में स्थित है। असम में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल आपके 7 राष्ट्रीय उद्यान। कितने, 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया आपका ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है यहीं पर आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, एक है आपका देहिंग पटकई, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। ये टोटल आपके 6, और एक हो गया काजीरंगा 7। काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, रायमोना और देहिंग पटकई, टोटल आपके 7 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके असम में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। किसकी बात करें, गंगा नदी की। तो अगर पूछे गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरती है आपके 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर, 2525 किमी किसकी लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, अब पूछे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल आपके 5 राज्यों के। कौन कौन से, एक हो गया आपका उत्तराखंड, एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया,
इसके बाद बात करें तो एक हो गया आपका बिहार, हो गया बिहार हो गया। बिहार के बाद बात करें तो झारखंड, झारखंड के बाद बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल। टोटल आपके 5 राज्यों से गंगा नदी होकर गुजरती है। और गंगा नदी की बात करते हैं हरिद्वार से, मतलब पूछेगा उससे कहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है गंगा नदी, कहाँ से मतलब किस जगह से मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, तो आपके हरिद्वार से। कहाँ से? हरिद्वार से गंगा नदी जो आपके मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। अगर पूछे गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है, तो आपके बिजनौर जिले से। कहाँ से? बिजनौर, बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से यह मतलब बाहर निकल जाती है। कहाँ से? बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से यह बाहर निकल जाती है। अगर पूछे गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो टोटल आपके 28 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिले से? 28 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पकड़ा जाता है, तो यहाँ जाना था कि पद्मा के नाम से। गंगा नदी को पद्मा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? आपके बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख ले, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। और बिजनौर जिले से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बलिया जिले से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती है। ठीक है, अब पूछो उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आपको 28 जिलों से होकर गुजरती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे एक नदी आती है आपके ब्रह्मपुत्रा, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और दोनों नदियों के संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी जो एक पवित्र स्थान है, हर की पौड़ी। ठीक है, बहुत फेमस जगह है। कहाँ पर? हरिद्वार में। ठीक, तो हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन दिया आपको राजा मंगल सेन, ऑप्शन पे दिया राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन से दिया राजा अशोक, और ऑप्शन डी दिया आपका राजा हरपाल। तो हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी का निर्माण अगर पूछे किसने कराया था, तो कराया था आपको राजा विक्रमादित्य ने। किसने कराया था? ये राजा विक्रमादित्य। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।